तो राम राम जी सरान, और क्या हो, उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। तो क्या है कल वाली क्लास कोशिका विभाजन कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया। चलो आराम हो बनाने जल्दबाजी हुई सर। देखो राम राम जी सरान, तो चलो आप कंसेप्ट अपन क्लियर कर दिया कोशिका विभाजन का भी, अपन के पढ़ना और के नहीं पढ़ना। तो आज अपन स्टेप बाय स्टेप शुरू करा। कल वाली क्लास देखी होगी रेगुलर, तो अगर ये बच्चा आ क्लास को पहली बार देखने लग गया तो आप पिछली क्लास में जरूर देख गया ताकि वन और चीज भी क्लियर बने। तो वो टॉपिक इसमें है, या तो शुरू ना करियो, अगर शुरू करो तो कंप्लीट देखियो, अधूर दूर ना देखियो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और शुरू देखने लगे तो हर चीज क्लियर होगी, आपकी बात की मैं गारंटी दूंगा। चलो अपन करा शुरू अपना टॉपिक। अपन बात कर विभाजन की करती तो अपन पहली प्रवस्था उठावा अंतरावस्था। कौन सी अवस्था? अंतरावस्था। इसका एक अन्य नाम होता है जी विरामावस्था भी बोलते हैं इसे, और इंटरफेज भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो अंतरावस्था होती है वो हमारी कितने टाइम चलती है? वो सर हमारी 23 घंटे चलती है। कितने घंटे चलती है बच्चों? 23 घंटे चलती है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि सर ये 23 घंटे चलती है तो ये रेस्ट पे रहती है, मतलब विरामावस्था, विराम करती है कोशिका, यानी कि इस अवस्था में कोशिका विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। अब इसकी भी मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं? इसकी मुख्य अवस्थाएं हैं बेटा जी 3 आपकी। कितनी अवस्थाएं हैं? 3। कल वाला साइकिल मैंने बताया था G1, S1 और G2, उसकी बात करते हैं। तो अब देखिए कोशिका विभाजन करने के लिए, यानी कि कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार होती है, ठीक है जी। क्या करने के लिए तैयार होती है सर? कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार होती है, यानी कि अभी नई नई बन के कोशिका आई है, अब वो विभाजन के लिए तैयार होगी। यानी कि एक शुरू कोशिका अभी आप स्पेस मान के चलिए भी कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, उससे पहले विभाजन करने से पहले, यानी कि कोई चीज अगर जनन कर रही है तो उसे जनन करने के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। तो कोशिका भी विभाजन करने से पहले, टूटने से पहले खुद को पूरा प्रिपेयर करेगी, ठीक है। उसकी होती है 3 स्टेज। कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज। कौन कौन सी? G1, G1। कौन सी? G1। इसको क्या कहते हैं? पश्च सूत्री अंतरकाल अवस्था। देखो नाम से पता चल रहा है, पश्च का मतलब होता है बाद में, पश्च का मतलब होता है बाद में, सूत्री यानी कि विभाजन के बाद की अवस्था है। विभाजन जैसे कोशिका विभाजन हुआ, ठीक है, समझो इस बात को, पश्च सूत्री को। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, ये विभाजन करके आ गई, 1 से 2 बन गई, तो अब ये रेस्ट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर। कितने घंटे? 23 घंटे। तो यहाँ पर अपने इस सेल को स्टार्टिंग इस सेल से मान के चलते हैं, कोशिका विभाजन समझना पड़ेगा, तो वहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो अपने यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये कोशिका 23 घंटे रेस्ट करेगी। कितने घंटे रेस्ट करेगी? 23 घंटे। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था? कोशिका विभाजन ही तो हुआ था, कोशिका विभाजन हुआ था ना, तो यही कह रहा है कि कोशिका विभाजन के बाद की अवस्था कौन सी आती है? आपकी जीवन अंतरकाल अवस्था, ठीक है दोस्तों। दूसरी आती है एस फेज। कौन सी? एस फेज या संश्लेषण अवस्था, यानी कि जो आपकी संश्लेषण एस फेज होगी वो किसके बाद होगी? G1 के बाद होगी, और एस जो G2 होगी वो होगी आपकी एस के बाद। G2 फेज को क्या नाम दिया? पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल अवस्था। अब देखो G2 जैसे ही मान लीजिए हमारा संपर्क होता है तो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होगी, तो ये दोबारा विभाजन करने लग जाएगी। तो G1 होगी विभाजन के बाद और G2 होगी विभाजन से पहले। पूर्व का मतलब पहले। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर समझा देता हूँ, देखिए। तो देखिए पूर्व पश्च का मतलब होता है बाद में, यानी कि विभाजन के बाद, कोशिका विभाजन के बाद होगी विरामावस्था शुरू होगी। तो विरामावस्था जब शुरू होगी तो पहली अवस्था आएगी आपकी G1, यानी कि कोशिका जैसे ही कोशिका, देखिए एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, उलझिए ना। कैसे समझाएं इसको? समझाना तो पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए एक 46 गुणसूत्रीय की एक कोशिका है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आराम से बोलो, क्लियर हुआ? यस। इसको करना है जी कोशिका विभाजन। क्या करना है बेटा जी? कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन करना। तो अब इसने कर दिया, मान लीजिए कोशिका विभाजन कर दिया, और ये बन गई इसके 46 गुणसूत्रीय, ठीक है। अब आप ये एक बार भूल जाओ कि ये कोशिका है जो ये विभाजन करके आई,
भूल जाओ इस बात, एक बात देखो, ठीक है। तो क्या ये अभी विभाजन करना शुरू कर देगी? नहीं सर। तो क्या करेगी ये 23 घंटे क्या करेगी? विरामा अवस्था में रहेगी, विरामा अवस्था में रहेगी। ठीक है बच्चों, 23 घंटों में ये रही है कौन सी अवस्था में? विरामा अवस्था। अब 23 घंटों में ये 3 अवस्थाएं बनेगी, G1, S और G2। ये 23 घंटे में वो इस 3 स्टेज में डिवाइड। देखिए अब अपने बात करते हैं जीवन को, और अभी याद कीजिए कि अभी कोशिका विभाजन को कोशिका 1 से 2 बन के आई। तो ये कोशिका 1 से 2 बन के आई है, उसके बाद में जो उसने रेस्ट किया है ना, तो कौन सी अवस्था होगी? जीवन फर्स्ट सूत्री अंतराकाल अवस्था होगी। उसके बाद में आएगा एस अवस्था, यानी कि कोशिका तैयार होगी, वृद्धि होगी वगैरह वगैरह, ये सारी बातें करनी। अब आएगी G2। अब G2 मान लीजिए कंप्लीट होता है तो कोशिका क्या होती है? विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि विभाजन के पहले की अवस्था कौन सी होगी आपकी? G2। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये तो होगा ना। G2 कौन सी अवस्था है? विभाजन से पहले की अवस्था। ये यहाँ पे लिखा होगा, पूर्व सूत्री विभाजन अंतराकाल अवस्था। चलिए अब अपने एक एक अवस्था को उठाते हैं। कौन सी अवस्था की बात करते हैं? फर्स्ट सूत्री अंतराकाल अवस्था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि बाद में आपको दिक्कत है ना हो। ये स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको चीजें समझाने में थोड़ी मुझे आसानी हो। ये कहता है कि यह समसूत्री विभाजन में डीएनए की प्रतिकृतिकरण के बीच का अंतर है। क्या कह रहा है ये? कि समसूत्री विभाजन, यानी कि कोशिका क्या करके आई है? विभाजन करके अभी अभी आई है। तो विभाजन करके आई है, यानी कि अंतरावस्था की कौन सी स्टेज शुरू होगी? ये आपकी स्टेज शुरू होगी। तो ये समसूत्री विभाजन और डीएनए की प्रतिकृतिकरण, यानी कि अगली अवस्था बनेगी डीएनए की फोटोकॉपी, डीएनए की फोटोकॉपी या डीएनए की प्रतिकृति। ठीक है, ये कैसा? तो इसके बीच में ये जो अवस्था है, मतलब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका फर्स्ट सूत्री विभाजन अंतराकाल, फर्स्ट सूत्री अंतराकाल अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनेगी। ये लाइन आपको क्लियर हुई उम्मीद करता हूँ। अगली लाइन, कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, यानी कि इस स्टेज में क्या हुआ? जैसे ये कोशिका ने जन्म, यानी कि नई विभाजन करके ये कोशिका आई है, आते अब क्या होगी? सक्रिय होगी। किसके लिए? उपापचय के लिए। देखिए जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो क्या वो बाहर से चीजें मंगवाता है क्या? कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है। अपने बच्चे से कुछ खा पाता है क्या? नहीं खा पाता। लेकिन जैसे उसका बर्थ होता है तो वो अपनी मर्जी से चीज़ों की डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपनी मर्जी से चीज़ें वो खाना पसंद करता है। ठीक है, तो जैसे ही कोशिका उपापचय रूप से अब सक्रिय होती है। अब जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसका पोषण कौन करता है? उसकी माँ करती है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा, अपरा और आमल के द्वारा। लेकिन जैसे उसका बर्थ हो जाता है तो क्या उसकी माँ पोषण करती है? पोषण उसकी माँ ही करती है, क्योंकि उसे दूध पिलाती है। लेकिन अब वो माँ होती है जो बच्चे को सिर्फ दूध पिला देती है, लेकिन बच्चा उस दूध को पचाता है, उसमें बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसमें बॉडी में सारे अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। यानी कि बच्चा क्या होता है? शरीर में उपापचयी क्रियाएं, जितने भी शरीर में हमारे होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, ये सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, पोषण, ये सारी। ठीक है, तो कोशिका में भी उपापचयी क्रियाएं इसमें आकर सक्रिय हो जाती है, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है? विभाजन के लिए तैयार हो रहा है, जनन के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, कोशिका लगातार वृद्धि करती है। अब कोशिका में देखो, कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होगी, यानी कि कोशिका अपना अच्छे से काम करेगी, यानी कि उसके शरीर के अंदर उपापचय, उत्सर्जन, पाचन, ये सारी चीजें होंगी, तो कोशिका अपने आप वृद्धि करेगी। कोशिका क्या करेगी बेटा जी? वृद्धि करेगी, यानी कि कोशिका क्या होगी? पूरी विकसित होगी। कौन सी स्टेज में? जीवन। और क्या करेगी? इस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनती। ये मैंने आपको यही बता दिया, इस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनती। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात आपको ध्यान में रखनी है जीवन में कि यह समसूत्री विभाजन में डीएनए की प्रतिकृति, क्या ध्यान रखना है?
समसूत्री विभाजन और डीएनए की प्रतिकृति, यानी कि ये आपका समसूत्री विभाजन हो गया और ये आपकी डीएनए की प्रतिकृति हो गई। इन दोनों के बीच की जो स्टेज है, इन दोनों के जो बीच की स्टेज है वो आपकी ये है। कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, यानी कि कोशिका अब उसने विभाजन करके एक अलग कोशिका बन गई है, अब वो सक्रिय होगी उपापचय, यानी कि वो पाचन भी करेगी, उत्सर्जन भी करेगी, श्वसन भी करेगी। ये सारे काम वो खुद से करने लगती है। क्या करने लगती है? ये काम सारे वो है खुद से करने लगती है। जैसे ही ये सारे काम खुद से करने के लिए सक्रिय होगी, यानी कि रेडी होगी, यानी कि एक्टिवेट होगी, ठीक है, तो क्या होगा? कोशिका में वृद्धि एवं विकास होगा। निश्चित रूप से विकास होगा सर। कोशिका अच्छे से खाना खाएगी, अच्छे से श्वसन करेगी, सारा प्रॉपर काम करेगी, तो उसके अंदर विकास होगा, बिल्कुल होगा, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात मैंने क्या बोली है कि इस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब होता है बेटा फोटोकॉपी। क्या होता है जी? फोटोकॉपी। तो इसमें प्रतिकृति नहीं बनती, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति जीवन में नहीं बनती। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। जैसे ही जीवन समाप्त होती है तो संश्लेषण अवस्था शुरू होती है, यानी कि जीवन की आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, 3 या 4 बातें इंपॉर्टेंट मैंने लिखी है, ठीक है। अब आगे संश्लेषण अवस्था, यानी कि एस फेज। इसमें क्या होता है बेटा जी? इसमें देखिए क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है एक फेज में, यानी कि कोशिका क्या करती है? डीएनए का निर्माण करती है और इसकी प्रतिकृति बनाती है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए कोशिका में, अब अपने बात करते हैं, कोशिका कौन सी स्टेज में आ गई है? एस फेज में आ गई। तो डीएनए का कोशिका में क्या होगा? निर्माण होगा एक तो, और जो कोशिका का डीएनए का निर्माण हुआ है उसकी प्रतिकृति बनेगी, यानी कि फोटोकॉपी उसकी और बनेगी, ठीक है, फोटोकॉपी बनेगी। जिससे क्या होगा? अब मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, ये कोशिका आगे जाके विभाजन करेगी तो कितनी कोशिकाएं बनाएगी? 2 कोशिकाएं बनाएगी सर। तो जो इसकी फोटोकॉपी बनती है ना, वो कितनी बनती है? डबल बनती है, जिससे डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? डीएनए की मात्रा, यानी कि एक तो कोशिका के अंदर खुद का डीएनए था ही, और S1 में जो S फेज अवस्था है, इसके अंदर ये क्या करेगी? इसकी फोटोकॉपी बनाएगी, तो ये अपनी संख्या में क्या कर लेगी? डबल संख्या क्या कर लेगी? डबल कर लेगी, ताकि बाद में जब विभाजन हो तो डीएनए क्या हो जाए? आधे आधे हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसको विभाजन के लिए तैयारी तो होना है और विभाजन के लिए तैयारी तो हो रही, जिससे डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है बेटा जी? दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? मात्रा डबल हो जाती है। मान लीजिए यदि मात्रा 2C है इसकी डीएनए की, तो वो बदनाम में कितनी हो जाएगी? 4C हो जाएगी। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी प्रावस्था चल रही है? अपनी एस फेज चल रही है, ठीक है दोस्तों। अगली बात, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात और इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या बताया है कि डीएनए तो डबल होते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू बता नहीं लग रहा था, चलना नहीं लग रहा, 2-3 दिन हो गया, नहीं बरसात बहुत ज्यादा होने लग रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है वास्ते सॉरी, ठीक है। तो आप पश्च सूत्री अंतरावस्था पढ़ने लग गया, इन्हें मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं। देखो क्यों पश्च सूत्री अवस्था, यह समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन, वह डीएनए की प्रतिकृति, यानी कि मान लीजिए देखिए दोबारा, ये है आपका कोशिका विभाजन करके आई, तो कौन सी अवस्था में जाएगी? विरामावस्था में। कौन सी अवस्था में जाएगी बेटा जी? विरामावस्था में जाएगी सर। विरामावस्था की कौन सी अवस्था में? जीवन में। तो समसूत्री विभाजन करके ही तो ये आई है। वह डीएनए की प्रतिकृति, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति कोई अवस्था में बनती है, कौन सी अवस्था में बनती है बाद में बताएंगे। तो इसके बीच की ये प्रावस्था है, ठीक है दोस्तों। कोशिका उपपचय के रूप में सक्रिय होती है, यानी कि ये क्या कर रहा है कि जैसे ही कोशिका विभाजन करके आती है तो कहां पे जाती है? 23 घंटे कोशिका रेस्ट वाली अवस्था में जाती है। कौन सी अवस्था में? रेस्ट वाली, यानी कि विरामावस्था में। लेकिन वहां पे कोशिका रेस्ट नहीं करती, अपना विभाजन के लिए दोबारा तैयार होती है। तो पहली अवस्था क्या होगी? पहले जीवन में ये क्या करती है? कोशिका उपपचय के लिए, यानी कि कोशिका में उपपचय सक्रिय हो जाता है। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए जब बेबी या भ्रूण अपनी माता के गर्भ में होता है तो उसे पोषण कहां से मिलता है? माता की प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है। तो माता उसे संपूर्ण भोजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है फिर वो बच्चा अपना न्यूट्रिएंट्स खुद करता है,
यानी कि मां तो उसे दूध पिलाती है, लेकिन उस दूध से जो उसे प्रोडक्ट चाहिए वो उसे खुद ऑब्जर्व करता है। सेम टू सेम वैसे ही कोशिका करती है। कोशिका उपबच्चे रूप से सक्रिय हो जाएगी। अब कोशिका उपबच्चे रूप से सक्रिय होगी तो कोशिका में क्या होगा? कोशिका क्या करेगी सर? कोशिका लगातार वृद्धि करेगी। क्या करेगी? अपनी शरीर में वृद्धि करेगी। कोशिका अपने आकार में, अपने अंगों में, कोशिकांगों में पूर्ण रूप से वृद्धि करेगी। लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं होगी, क्योंकि ये बात उसने पहले ही बोल दी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं संश्लेषण अवस्था। दूसरी है एस फेज। कौन सी फेज? एस फेज। एस फेज। इसमें क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है जी। क्या होता है? क्योंकि जीवन में तो डीएनए का निर्माण होता नहीं है, इसमें डीएनए का एक तो निर्माण हो जाता है और दूसरा जो निर्माण हुआ डीएनए उसकी प्रतिकृति बनती है। क्या बनती है जी? प्रतिकृति का मतलब होता है बेटा फोटोकॉपी। बहुत बार बता चुका हूं। तो मान लीजिए इसके अंदर 2C डीएनए थे और 2C से फोटोकॉपी कर लिए तो कितने डीएनए हो गए? 4C हो गए। सर इसने 2C फोटोकॉपी क्यों किए? क्योंकि बेटा जी जब ये कोशिका आगे जाकर 1 से 2 बनेगी तो इसे 2C इसको दे देगी और 2C इसको दे देगी, इसलिए ये अपने डीएनए की फोटोकॉपी करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जिससे क्या होता है? डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, तो डीएनए की मात्रा भी डबल हो जाती है। कौन सी अवस्था में? एस अवस्था में। ये मैंने बात आपको बता दी है। तीसरी बात देखिए, गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अपने यहां पे क्या किया है? डीएनए को डबल किया है। डीएनए को डबल किया, लेकिन गुणसूत्र डबल नहीं होते। गुणसूत्र क्या होते हैं? डबल नहीं होते। तो वो कहां होते हैं? वो होता है जब कैरियोकाइनेसिस अपने आगे पढ़ेंगे तो वहां होता है ये सब। कैसे होता है वो अपने अलग से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोशिका के अंदर अगर यहाँ पे 46 गुणसूत्र हैं तो 46 ही रहते हैं। कितने रहते हैं? 46 ही रहते हैं। जीवन में गुणसूत्र व कोशिका द्विगुणित है तो वह उसी समय वही रहती है। ये बात मैंने आपको बोली है कि जैसे मान लीजिए जीवन में कोशिका में गुणसूत्र कितने थे सर? 46 थे। तो इसी में भी S1 में भी इसमें भी कितने रहते हैं? गुणसूत्र 46 रहते हैं। यानी कि डीएनए की तो संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि डीएनए तो इसने बोल दिया कि डबल हो जाएंगे, लेकिन गुणसूत्र डबल नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशल बोल दी है इसने। ठीक है, तो सर गुणसूत्र कब डबल होंगे? गुणसूत्र होंगे जब हम केंद्रक विभाजन पढ़ेंगे तब। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जंतु कोशिका में, कौन सी कोशिका में? जंतु कोशिका में एस प्रवस्था यानी कि संश्लेषण प्रवस्था के दौरान, एस प्रवस्था की बात कर रहे हैं, के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है। ये अभी मैंने बताई है, यहां पे बता के गया हूं ना, डीएनए की प्रतिकृति बनती है। तो उस समय तारक केंद्र कोशिका द्रव्य में प्रतिकृति करता है। ये है आपके मजे वाली बात। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इसको मैं सारे को रफ करता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्या बोला है इसने? एस प्रवस्था पढ़ रहे हैं? एस प्रवस्था पढ़ रहे हैं ना? क्या बोला है? होता है इसमें होता है क्या? डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति। अब मुझे ये बताइए, ये डीएनए की प्रतिकृति कहां होती है सर? केंद्रक में होगी, क्योंकि गुणसूत्र कहां पे होते हैं बेटा जी? केंद्रक में होते हैं। अब मान लीजिए ये आपका केंद्रक, और केंद्रक में 46 गुणसूत्र हैं, तो गुणसूत्र तो 46 ही रहते हैं। कितने रहते हैं? 46। लेकिन इसमें डीएनए की संख्या, किसकी संख्या? डीएनए की संख्या कितनी है? 2C है मान लीजिए, तो इस कोशिका में डीएनए की संख्या कितनी हो जाएगी? 4C हो जाएगी। ये बताइए समझे? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये आपने बना दिया केंद्रक, इधर तो क्या हो रहा है? डीएनए की प्रतिकृति हो ही रही है। अब ये बोल रहा है कि एस प्रवस्था में, क्योंकि इतने एस प्रवस्था पढ़ रहे हैं, एस प्रवस्था में जब डीएनए की प्रतिकृति हो रही होती है तब कोशिका में कोशिकांग बनता है। कौन सी कोशिका में? अपने मानव कोशिका पढ़ रहे हैं तो जंतु ही अपने, तो जंतु कोशिका में एक कोशिकांग होता है जिसका नाम होता है तारक काय। बताया था ना, बैलगाड़ी के पहिए के समान कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। तो इसमें एक भाग होता है तारक केंद्र, बताया था ये भी, तारक केंद्र। अब कोशिकांग कोशिका में कहां होते हैं सर? कोशिका द्रव्य में होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। कहां पे होते हैं? कोशिका द्रव्य में।
अब ये तारक काय कहां पे है, कोशिका द्रव्य में है, तो उस समय तारक केंद्र कोशिका द्रव्य में प्रतिकृति होने लगती है। यानी कि क्या बोल रहा है कि इधर तो 2C से 4C हो रहे हैं और इधर कोशिका में तारक केंद्र है ना, वो भी अपनी फोटोकॉपी बना रहे होते हैं। क्या बना रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिकृति कर रहे होते हैं। आई बात समझ में? इधर से तो केंद्र में क्या हो रहा है, डीएनए की प्रतिकृति हो रही है, और इधर से क्या हो रहा है, तारक केंद्र है जो कोशिका द्रव्य में फोटोकॉपी बना रहा है। दोनों अपने अपने मध्य से काम कर रहे हैं। तारक केंद्र फोटोकॉपी क्यों बना रहा है, वो अपने बात करेंगे कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी आपको ये बात। अब जैसे ही अवस्था हो गई, अब देखो कोशिका में क्या क्या हो गया कि कोशिका में वृद्धि भी हो गई, कोशिका में क्या हुआ, वृद्धि भी हो गई, डीएनए की प्रतिकृति भी बन गई, तारक काय की प्रतिकृति बन गई, तारक काय की भी प्रतिकृति है जो बन गई। और यानी कि कहने का मतलब है कोशिका पूरी प्रिपेयर है, लेकिन अभी भी पूरी प्रिपेयर नहीं है। अब G2 अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आती है बच्चों, G2 अवस्था आती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी, प्रोटीन का निर्माण। G2 में हो गया प्रोटीन का निर्माण। सर प्रोटीन का निर्माण क्यों होगा, कोशिका में वृद्धि और विकास, वृद्धि व विकास और होता है। ठीक है, और क्या होता है, सूत्री विभाजन के लिए, यानी कि कोशिका अब विभाजन के लिए तैयार है, तो विभाजन के लिए और प्रिपेयर होने के लिए ये क्या करती है, रेडी हो जाती है। ठीक है जी, यहां पर तो हो जाता है अपना ये चीज S1 और G2 कंप्लीट। अब छोटी छोटी 2-4 बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, वो थोड़ी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपने को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। क्या है, प्रौढ़ कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है, प्रौढ़ कोशिकाएं, जैसे कि हृदय की कोशिकाएं, हृदय की कोशिकाएं, इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता। क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता। परमानेंटली नहीं कह सकते भाई नहीं होता, जरूरत के अनुसार होता है, आवश्यकता के अनुसार होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, अब कोशिका अपने जो कोशिका चक्र पढ़ रहे हैं उसमें एक अवस्था आती है G0, जिसे बोलते हैं शांत, शांत प्रावस्था। सर ये क्या होती है, देखो इसमें अपने कोशिका में ये अलग से दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताता हूं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, अपने आप विभाजित नहीं होती। पहली बात तो ये अपने आप विभाजित नहीं होती, यानी कि अब देखिए कई बार अपनी चोट लग जाती है तो चोट की भरपाई होगी। जैसे चोट लगती है तो हमारा अंग जैसे वहां से क्या हो जाता है, थोड़ा टूट जाता है, या मतलब कह सकते हैं उसको खराब हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, उसको क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसकी रिकवर तक तो वो सेल्स क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। वो लगातार तो नहीं विभाजन करती रहती ना, लगातार तो विभाजन नहीं कर सकती। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कुछ कुछ जो प्रौढ़ कोशिकाएं होती हैं वो जरूरत होती है तभी कोशिका विभाजन करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो क्या होता है, जैसे उनकी जरूरत समाप्त हुई तो वो जीवन से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। कोशिका विभाजन हुआ, उसकी जरूरत कंप्लीट हुई, जीवन में इसको जितनी जरूरत, जितने अपने जीवन में काम पड़े थे कर लिए, क्या क्या सक्रिय हो गई और कोशिका वृद्धि हो गई, डीएनए की प्रतिकृति नहीं होगी, तो कोशिका वहीं पे रुक जाएगी और निष्क्रिय अवस्था में चली जाएगी। कौन सी अवस्था में चली जाएगी बेटा जी, निष्क्रिय। देखो कैसे कि एक बार फिर से समझाता हूं। मान लीजिए आपने देखा होगा कि हमारे कई बार चोट लग गई, ठीक है, ध्यान से समझना, तो वहां पे ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। किसके कारण, ब्लड क्लॉटिंग के कारण। ब्लड क्लॉटिंग मैंने आपको करवा चुका हूं, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के कारण अब उसके ऊपर क्या होता है, कुछ टाइम देखते हैं तो अपने एक परत बन जाती है, ठीक है, और वो परत क्या होती है, ब्लड को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन धीरे 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 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो जो परत होती है वो क्या करती है, एक लेयर बना लेती है और अपने आप वहां से उतर जाती है। ठीक है, और नीचे देखते हैं तो वो पूरी अपनी स्किन होती है, वो पूरी रिकवर होती है। ये बताइए समझे। तो अपनी जो सेल डैमेज थी वो सेल तो खत्म हो ही गई, अब वो तो रिकवर नहीं हो सकती। जो सेल डैमेज है वो तो सही नहीं हो सकती, लेकिन जो सही सेल हैं
वो उस डैमेज जगह को क्या करती है, कोशिका विभाजन के द्वारा भरती है। किसके द्वारा भरती है? कोशिका विभाजन के द्वारा। जैसे हमारा वो जख्म सही हुआ तो वहां पर कोशिका विभाजन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, बता चुका हूं मैं, नहीं तो आगे जब अपने समसूत्री विभाजन शुरू करेंगे तो उसमें और बता दूंगा। जैसे ही समसूत्री विभाजन द्वारा हमारा वो जख्म सही होता है तो अवस्था जीवन, जीवन के अंदर क्या होता है? कोशिका वृद्धि करती है और कोशिका अपने कार्य के लिए सक्रिय हो जाती है, यानी कि उपापचय क्रियाओं के लिए वो सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो जनन करेगी, श्वसन करेगी, सारा कुछ करेगी जिसके अंदर वो करना है उसको जरूरत के अनुसार। लेकिन वो आगे एस अवस्था में नहीं जाएगी। कौन सी अवस्था में नहीं जाएगी? एस में नहीं जाएगी। किस में जाएगी? जीरो में चली जाएगी, जिसे बोलेंगे शांत प्रावस्था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप हृदय वाला ध्यान में रख लेना। आगे बात करते हैं। समसूत्री विभाजन होता है ना, वो कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि कायिक कोशिकाएं मैं बता चुका हूं आपको। इसके कुछ अपवाद हैं। हैप्लाइड आता है, एक अगुणित कोशिका है, यानी कि अगुणित में भी कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अंतरावस्था आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो है, इसका कुछ कर नहीं सकते। आपको थोड़ा सा क्वालिटी पे ना ध्यान देते हुए मैटर पे ध्यान दोगे तो आपके क्वेश्चन 101% सही जाएंगे। तो इस क्लास को मैं आज यहीं खत्म करता हूं क्योंकि थोड़ा सा इशू है। तो बाकी कल से अपने स्टार्ट करेंगे समसूत्री विभाजन, और कल की क्लास में अपने समसूत्री विभाजन को करेंगे फिनिश। तो मिलते हैं क्लास कल नई क्लास के साथ। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।